इस वीडियो के अंदर हम यूपीएससी के सिलेबस को समझेंगे। बेसिक से हम इस वीडियो को कवर कर रहे हैं। जो भी एस्पिरेंट 12th पास है या फिर ग्रेजुएशन के अंदर है, जिन्होंने भी सोचा है कि यूपीएससी की तैयारी को उनको करना है, तो यूपीएससी के एग्जामिनेशन के प्रोसेस को, यूपीएससी के सिलेबस को समझना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इस वीडियो को देखने के बाद में आपके जितने भी डाउट है वो सभी सॉल्व होंगे। हम एक एक करके चीज़ों को समझेंगे। यहाँ पर हम प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों के सिलेबस को कवर करेंगे। सो इस वीडियो को देखने के बाद में ऐसा नहीं रहेगा कि आपका कोई भी सिंगल डाउट रहेगा जो भी इसके अंदर बच पाएगा। और इसके बाद में भी अगर आपके डाउट रहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। सबसे पहले हम एग्जामिनेशन के प्रोसेस को समझते हैं। देखिए, आप जिस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको उसकी एग्जामिनेशन के प्रोसेस नहीं पता है तो मुझे नहीं लगता कि आप सही से तैयारी को कर पाएंगे। देखिए, समझते हैं। यूपीएससी के अंदर टोटल 3 एग्जाम होते हैं, जिसके अंदर सबसे पहले हमारे पास में प्रीलिम्स होता है। अगर आप प्रीलिम्स को क्वालिफाई करते हैं तो आपको मेंस लिखने का मौका मिलता है, और अगर आप मेंस को क्वालिफाई करते हैं तो आपको इंटरव्यू यानी कि पर्सनालिटी टेस्ट देने का मौका मिलता है। अगर हम बात करते हैं कैंडिडेट कितने होते हैं, हर साल करीब 10 लाख लोगों के आसपास फॉर्म भरे जाते हैं प्रीलिम्स के लिए। उसमें से ऑलमोस्ट 5 लाख के आसपास लोग प्रीलिम्स देने आते हैं। इसमें से करीब आप मान के चलिए, हर साल की जो पोस्ट होती है करीब 1000 के आसपास पोस्ट होती है, और उसमें करीब 15 गुना, ऑलमोस्ट करीब 14,000 से 15,000 के बीच में लोग मेंस के लिए क्वालिफाई होते हैं। तो हम एवरेज रूप से एक बार 15 के लेके चलते हैं, 15,000 लेके चलते हैं। इन 15,000 में से करीब 3,000 लोग वो होते हैं जिनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, और इन 3,000 में से ऑलमोस्ट 1,000 लोगों को फाइनली सिलेक्ट किया जा रहा है। ये हम एक एवरेज लेके चल रहे हैं। अगर 1,000 पोस्टें आई हैं तो ये हमने कंप्लीटली एग्जामिनेशन के प्रोसेस को समझ लिया। नाउ हम डिस्कस करेंगे एग्जामिनेशन के अंदर पेपर कौन कौन से होते हैं, कितने एग्जाम होते हैं। अगर हम बात करते हैं प्रीलिम्स में, यानी कि सबसे फर्स्ट एग्जाम में, यहाँ पर टोटल 2 पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट को हम जीके के नाम से यानी कि जीएस के नाम से जानते हैं, जहाँ पर 100 क्वेश्चंस होते हैं और ये 200 नंबर का पेपर होता है, और ये 2 घंटे के अंदर आपको करना होता है। इसी के बेसिस पे आपकी कट ऑफ डिसाइड होती है, और इसी के आधार पर आपको मैथ्स लिखने का मौका मिलता है। बट ये सुबह आपका 2 घंटे का पेपर होगा, और बीच में आपको 2 घंटे का एक टाइम मिलेगा, और उसके बाद में आपका सी सेट का पेपर होता है, जिसको हम पेपर सेकंड के नाम से भी जानते हैं। ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है। कहने का मतलब इस पेपर को सिर्फ आपको क्वालिफाई करना रहता है। क्वालिफाई करने के बाद में इसकी कोई वैल्यू रहती नहीं है। वैसे हम सी सेट के बारे में और डिटेल में जानेंगे, बट यहाँ पर हम बेसिक को समझ रहे हैं। इसके बाद में अगर आप इस फर्स्ट स्टेज को क्वालिफाई करते हैं तो हमारे पास में मेंस होता है, और मेंस में टोटल हमारे पास में 9 पेपर होते हैं, जिसके अंदर 2 पेपर क्वालिफाइड नेचर के होते हैं। कहने का मतलब इनको भी सी सेट की तरह सिर्फ क्वालिफाई करना है। इनका कट ऑफ में कोई रोल नहीं है। इसके अंदर आप कितना ही हाई स्कोर करें, इससे कोई मायने नहीं रखता है, सिर्फ इसको आपको क्वालिफाई करना है। और कई बार ऐसा भी होता है, काफ़ी लोग ऐसे होते हैं इसको बिल्कुल नज़रअंदाज करते हैं, और वो इनमें भी फेल कर जाते हैं। कमाल की बात यह है, अगर आप क्वालिफाइड पेपर में अगर फेल करते हैं तो आप इसके अंदर कितना ही अच्छा करें, आपका कोई रोल नहीं रह जाता। अगर आप क्वालिफाइड पेपर में फेल करते हैं तो आपके जीएस के मार्क्स कहीं पर भी कोई मायने नहीं रखेंगे। समझते हैं क्वालिफाइड पेपर का क्या सीन रहता है। इसमें टोटल 2 पेपर होते हैं, जिनको हम लैंग्वेज के पेपर के नाम से जानते हैं, जिसमें पेपर फर्स्ट आपके इंग्लिश का होता है, और पेपर सेकंड आपका रीजनल लैंग्वेज का होता है। अब काफ़ी लोग बोलेंगे यहाँ पर रीजनल लैंग्वेज नहीं होगा, हिंदी का पेपर है। ये हिंदी का नहीं है, ये रीजनल लैंग्वेज का पेपर है। नॉर्थ इंडिया के लोग हिंदी में देते हैं, इसके कारण वो हिंदी का पेपर समझते हैं। बट ओवरऑल इंडिया में अगर कोई भी व्यक्ति, लाइक साउथ में रहने वाला व्यक्ति, कोई तमिलनाडु से है, अगर वो तमिल में लिखना चाहे पेपर को, तो वो पेपर सेकंड को तमिल में भी लिख सकता है। संविधान की 22 भाषाओं में जो भी भाषाएं मेंशन है, वो उनमें से किसी भी भाषा के अंदर अपने पेपर को लिख सकते हैं, पेपर सेकंड को। ये हमने बात कर ली रीजनल लैंग्वेज के बारे में। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द मेंस, जो कि आपके क्वालिफाइंग नेचर के पेपर नहीं होकर, जिसको आपको कट ऑफ आपके निर्धारित होती हैं, जिसके बेस पे सबसे पहला पेपर होता है वो होता है हमारे ऐसे का। ऐसे में हमारे पास में जो जिसको हम पेपर फर्स्ट के नाम से भी जानते हैं, मेंस में जो सबसे पहला पेपर होता है वो आपके ऐसे का ही होता है, जो कि आपके 250 नंबर का पेपर होता है। इसके बाद में हमारे 4 जीएस के पेपर होते हैं, जिसको हम जीएस फर्स्ट, सेकंड, जीएस थर्ड और जीएस 4, और जीएस 4 को अक्सर लोग एथिक्स के नाम से भी जानते हैं। हम इन चीज़ों को और आगे डिटेल में देखेंगे। सो मेंस में टोटल हमारे पास में जीएस के टोटल हमारे पास में 4 पेपर होते हैं। 250 नंबर का एक पेपर होता है, तो ओवरऑल हमारे 1000 नंबर सिर्फ और सिर्फ जीएस के होते हैं। 250 नंबर हमारे ऐसे के होते हैं, और 2 पेपर हमारे ऑप्शनल के होते हैं। ऑप्शनल में 2 पेपर आपको डिसाइड करने होते हैं। इसमें से जो भी आप यूपीएससी के अंदर टोटल जितने भी ऑप्शनल मेंशन है, उसमें से आप किसी भी ऑप्शनल को जिसमें आपको इंटरेस्ट है उसको आप ले सकते हैं। हम एक वीडियो करेंगे जिसके अंदर हम समझेंगे कि ऑप्शनल कैसे डिसाइड करना है। ये हमने समझ लिया कंप्लीट एग्जामिनेशन के प्रोसेस को। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द यूपीएससी प्रीलिम्स सिलेबस। देखिए, प्रीलिम्स के सिलेबस में क्या क्या आता है उसके लिए समझना होगा आपके पास में प्रीलिम्स में सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं। प्रीलिम्स में हमारे पास में टोटल 8 सब्जेक्ट होते हैं। समझिए कौन कौन से: हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, इन्वायरमेंट साइंस, साइंस एंड टेक,
IR यानी कि इंटरनेशनल रिलेशनशिप और करंट अफेयर्स। तो टोटल हमारा GS में 6 सब्जेक्ट होते हैं। और अगर हम बात करते हैं CSAT में, CSAT में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं? कॉम्प्रीहेंशन होता है, बेसिक न्यूमेरसी होती है जिसको हम नंबर सिस्टम के नाम से भी जानते हैं, मेंटल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग, साथ में डिसीजन मेकिंग और स्किल के कुछ क्वेश्चंस होते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग और इंटरपर्सनल स्किल। आप इस बात को समझिए, ये सारी चीज़ें आपको वैसे समझ में आ नहीं रही होगी। अगर हम बात करें ना CSAT का मतलब क्या है, मोटा मोटी तौर पे 10 तक की मैथमेटिक्स, रीजनिंग और कॉम्प्रीहेंशन। बात करते हैं कॉम्प्रीहेंशन क्या होता है। कॉम्प्रीहेंशन मतलब पैसेज, जो आप 10 तक पैसेज सॉल्व करते थे, पैसेज वैसे ही होते हैं बट उनका लेवल बढ़ जाता है। जब आप पैसेज सॉल्व करते थे क्वेश्चंस नीचे लिखा हुआ होता है। खैर हम CSAT के ऊपर बात करेंगे, CSAT को कैसे सॉल्व करना है वहाँ पे हम डिटेल में समझेंगे। अगर हम बात करते हैं प्रीलिम्स के सिलेबस को GS में, तो हमने बात की करंट अफेयर्स के आपके इंपॉर्टेंट इवेंट होते हैं जिनको आपको करना होता है। अगर हम UPSC के मेन सिलेबस के माध्यम से समझे, ये UPSC की वेबसाइट से डाउनलोड किया हुआ है, तो इसको आप समझ सकते हैं कि आपको करंट के सारे इवेंट को देखना होता है। हिस्ट्री में आपको इंडियन हिस्ट्री को देखना है, इंडियन नेशनल मूवमेंट को देखना है, इंडियन ज्योग्राफी को देखना है, फिजिकल और सोशल इकोनॉमिकल ज्योग्राफी को समझना है, इंडियन पॉलिटी गवर्नेंस जिसके अंदर आपको कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट इश्यू, इन सबको समझना है। देखिए इतना छोटा सा सिलेबस नहीं है पॉलिटी का। वैसे तो इन चीज़ों को करने के लिए आपको कंप्लीट लक्ष्मीकांत को करना होगा। इन्होंने मोटे मोटे टॉपिक को लिखा है, इन सबको करने के लिए आपको कंप्लीट एक बुक को रीड करना होगा। वो हम आगे समझेंगे एक बुक लिस्ट वाले वीडियो में। इसके बाद में आपको इकोनॉमिक्स पढ़नी होगी। इसके साथ में आपको जनरल इश्यू को समझना होगा जिसके अंदर आपको इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, इन सबको आपको पढ़ना है। और जनरल साइंस, इन्होंने जनरल साइंस लिखा हुआ है। वैसे UPSC जनरल साइंस से क्वेश्चन ना पूछ के साइंस एंड टेक से क्वेश्चन पूछता है। साइंस एंड टेक जनरल साइंस नहीं है, ये आपको समझना होगा। और हमने कॉम्प्रीहेंशन और कहने का मतलब CSAT के सिलेबस को हमने देखा है। बात करते हैं CSAT को, तो CSAT को क्वालिफाई करने के लिए 33% लाना मिनिमम है, ये बात आपको समझनी होगी। सो ये हमने मोटा मोटी तौर पे समझ लिया कि सिलेबस क्या है, सिलेबस के अंदर किन किन चीज़ों को मेंशन किया गया है। देखिए वैसे अगर आपको इस सिलेबस को डाउनलोड करना है ना, तो आपको टेलीग्राम पे आना होगा और टेलीग्राम पे आके इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे एक और बात आपको बताना चाहूँगा वीडियो के बीच में। देखिए अगर आपको कोई पर्सनल डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। नीचे नंबर देखने को मिल जाएंगे, इस नंबर पे आके आप डायरेक्ट मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। नीचे आपको नंबर स्क्रीन पे आपको भी नंबर देखने को मिल रहा है, आप अभी जाके नोट कर लीजिए, आप डायरेक्ट आके व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगर आपसे यहाँ पर मैं अगर सजेशन ये लेना चाहूँगा, अगर आप डेली मेंटरशिप प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि डेली मेंटरशिप आपको नीड है, तो आप व्हाट्सएप पे आके एक बार हाई कर सकते हैं अगर आपको डेली मेंटरशिप प्रोग्राम में जुड़ना है तो। सो ये आपके पास में ऑप्शन है, आप देख सकते हैं। डेली मेंटरशिप में होगा क्या कि आपको डेली बेसिस पे आपको मेंटरशिप मिलेगी। आपको कोई भी डाउट है आप डेली बेसिस पे जुड़ सकते हैं। डेली बेसिस पे आपको टारगेट मिलेंगे और सिलेबस को कैसे कवर करना है, एक ईयर के अंदर 1 ईयर का आपको टारगेट मिलेगा और एक साल के अंदर कंप्लीट सिलेबस को कैसे पढ़ना है रोजाना बेसिस पे आपको समझाया जाएगा। डेली बेसिस पे आपके डाउट कवर होंगे, या आपके डेली मेंटरशिप में कवर करवाया जाएगा। सो आप इस नंबर पर आप हाई भेज सकते हैं। और अगर आपको इसकी PDF की नीड है तो आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा, और टेलीग्राम की लिंक कहाँ मिलेगी आपको, डिस्क्रिप्शन में। सो इन चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा, टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कीजिएगा। अब हम बात करते हैं मेंस के पेपर को लेकर। मेंस के अंदर क्या क्या होता है, मेंस के अंदर किन किन चीज़ों को समझना होता है हमने समझ लिया है। ऐसे का पेपर होता है, ऐसे के साथ में इंडियन लैंग्वेज के 2 पेपर होते हैं, जिसके अंदर एक इंडियन लैंग्वेज यानी कि रीजनल लैंग्वेज का पेपर होता है और एक इंग्लिश का पेपर होता है। जो हमने 2 लैंग्वेज के पेपर देखे थे जो क्वालिफाइड नेचर के होते हैं वो। इसके साथ में GS के हमारे पास में टोटल 4 पेपर होते हैं, GS फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और 4, और साथ में हमारे ऑप्शनल के 2 पेपर होते हैं। यहाँ पर हम समझते हैं कंप्लीट पेपर में होता क्या है, GS फर्स्ट में क्या है, जिसके आपको पता होगा कि ऐसे के पेपर का तो आपको समझ में आ गया, ऑप्शनल में समझ में आ गया। GS में क्या क्या होता है उसको समझिए। GS फर्स्ट में मेनली आपको क्या करना होता है, आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री और ज्योग्राफी, ये 3 सब्जेक्ट आपके मेनली कहाँ पे होते हैं, GS फर्स्ट में। देखिए इंडियन हेरिटेज, कल्चर, हिस्ट्री, कहने का मतलब आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री में मेनली मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को ले सकते हैं। साथ में ज्योग्राफी होती है जो कि वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी सारे शामिल होती हैं। और साथ में आपके सोसाइटी, जिसमें आपको सोशल इश्यू आपको समझना होता है। सोशोलॉजी का कुछ एक पोर्शन है वो आपको होते हैं जो कि आपके GS फर्स्ट में होते हैं, जो कि 250 नंबर का पेपर होता है। बात करते हैं GS सेकंड की, जिसके अंदर मेनली क्या होता है, पॉलिटी और गवर्नेंस। मेनली 2 सब्जेक्ट ये होते हैं, पॉलिटी और गवर्नेंस, जिसमें पॉलिटी यानी कि लक्ष्मीकांत, मैंने कभी वीडियो किया था अगर आपको पता है लक्ष्मीकांत को लेकर कि लक्ष्मीकांत को पढ़ना कैसे है। इस वीडियो के खत्म होने के तुरंत बाद में उस वीडियो को देख लीजिएगा। वहाँ पर हमने पेपर सेकंड को कंप्लीट डिकोड करके समझाया है कि लक्ष्मीकांत को कैसे पढ़ना है, एक एक टॉपिक को क्या क्या चीज़ें लिखी हुई है। वहाँ पे हमने पेपर सेकंड को डिकोड किया है। हम ऐसे हर एक पेपर को डिकोड करेंगे, पेपर फर्स्ट, थर्ड, 4, एक एक चीज़ को हम डिटेल में समझेंगे। अगर हम बात करते हैं पेपर सेकंड में, तो क्या क्या होता है, गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस और इंटरनेशनल रिलेशन। जो हम IR था ना, जो हमारे प्रीलिम्स में भी IR से क्वेश्चन थे, वो हमारे पेपर सेकंड में होते हैं।
आप कन्फ्यूज मत होइएगा, जो प्रीलिम्स का जो सिलेबस है और जो मेंस का सिलेबस है वो अलाइन ही है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको मेनली टारगेट मेंस को ही करना है, पर आपको करना क्या है, मेंस के साथ में जो प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है यूपीएससी का, उसको समझते जाना है। होगा क्या, सिलेबस सेम है, पॉलिटी वही है, लक्ष्मीकांत वही है। होगा क्या कि इसी पॉलिटी से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, यानी कि एमसीक्यू बेस, और इसी से आपका रिटर्न में जो लिखने वाला क्वेश्चन होता है वो भी आ सकता है। तो हमें दोनों क्वेश्चंस को टैकल करना है। सिलेबस मोटा मोटी तौर पे सेम है। हमने प्रीलिम्स का सिलेबस देखा, अभी हम मेंस का सिलेबस देख रहे हैं, जहाँ पे हमने जीएस सेकंड को देखा, फर्स्ट को देखा। अगर हम थर्ड की बात करते हैं तो इसके अंदर क्या क्या होता है, साइंस एंड टेक होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंट साइंस, सिक्योरिटी जिसको हम इंटरनल सिक्योरिटी के नाम से भी जानते हैं, और डिजास्टर मैनेजमेंट होता है। डिजास्टर मैनेजमेंट वैसे ज्योग्राफी का ही पार्ट होता है, बट इसको हम अलग से पढ़ते हैं, इसके कारण डिजास्टर मैनेजमेंट से नाम से जानते हैं। और इंटरनल सिक्योरिटी होता है, इन्वायरमेंट, बायोडाइवर्सिटी, साइंस एंड टेक और इकोनॉमी। पेपर 4 की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, इस एथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड। ओवरऑल इसको हम हिंदी में नीति शास्त्र के नाम से जानते हैं। अगर हम हिंदी में बात करें, पेपर फर्स्ट में आपके इतिहास होगा, समाजशास्त्र होगा और भूगोल होगा। पेपर सेकंड में आपके पॉलिटी यानी कि राजनीति होगी, आपकी राजनीतिक विज्ञान होगा, साथ में आपके अंतर्राष्ट्रीय संबंध होंगे, और सामाजिक इश्यू मतलब सामाजिक समस्या है वो होगा। पेपर 3 में आपके अर्थव्यवस्था होगा, साइंस टेक होगा, यानी कि साइंस टेक को साइंस टेक ही समझेंगे आप, अगर इसको हिंदी में समझने की जरूरत नहीं है। साथ में आपके इन्वायरमेंट साइंस होगा, और साथ में आपका डिजास्टर मैनेजमेंट होगा। और हमने बात देख ली हमने एथिक्स की, तो जिसको हम नीति शास्त्र के नाम से जानते हैं। और अगर हम बात करते हैं कंप्लीट बुक लिस्ट की, तो यहाँ पर मैंने बुक लिस्ट को मेंशन किया है, मैं यहाँ पर इसको समझाऊंगा नहीं। कारण ये है कि हम बुक लिस्ट के ऊपर कंप्लीट इसके ऊपर एक वीडियो करेंगे, कंप्लीट। ये तो यहाँ पर सिर्फ मेंशन किया है ताकि अगर आप एक बार पीडीएफ को डाउनलोड करें तो आपके पास में सारे रिसोर्सेज अवेलेबल होने चाहिए। वैसे हम कंप्लीट बुक लिस्ट पे एक वीडियो करेंगे, एक एक चीज़ को डिटेल में समझेंगे। लाइक हिस्ट्री में कौन कौन से नोट्स अवेलेबल हैं, किन किन चीज़ों को पढ़ना है, हर एक चीज़ को हम एक एक करके समझेंगे। सो ये हमने मोटा मोटी तौर पे कंप्लीट सिलेबस को समझा। इसको लेकर जो भी आपके डाउट है आप कमेंट कर सकते हैं, इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। और अगर आपको डेली मेंटरशिप प्रोग्राम से जुड़ना है तो आप व्हाट्सएप पे हाई लिख के भेजिएगा और कहिएगा कि आई वांट टू ज्वाइन मेंटरशिप प्रोग्राम, आई वांट टू ज्वाइन डेली मेंटरशिप प्रोग्राम। जो भी आपको, अगर आपका मीडियम हिंदी है तो आप हिंदी में भी बात कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे आके जुड़ सकते हैं, अपने सवालों को पूछ सकते हैं, और साथ में मिलकर पढ़ेंगे तो शायद चीज़ों को और आसान बनाएंगे हम। सो मिलते हैं, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, साथ साथ में पढ़ते भी रहिए। किसी और दिन, किसी और रोज़, किसी और टॉपिक के साथ में फिर मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।